गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया के बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो दिया है इसके वॉल्यूम फर्स्ट के पहला मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहेगा और ये 200 मार्क्स का है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी है, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन सी है, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। ऑप्शन डी है, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। इसका ऑप्शन ए जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये कथन सही है। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूं, जौ, बाजरा, चावल आदि की खेती भी करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर जैसे जानवरों को पालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न तीन रत्न में शामिल है। ऑप्शन ए है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन बी है, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन सी है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन डी है, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या शामिल था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जो है वो त्रिरत्न में शामिल था। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान और सम्यक आचरण यानी सही आचरण। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। ऑप्शन ए है ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी है पल्ली चछादन, ऑप्शन सी है शाला भोग, ऑप्शन डी है बेल्लन बगाई। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पल्ली चछादनम। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली चछादनम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लान वगाई कहा जाता था। स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को साला भोग कहा जाता था और ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है तेलुगु, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है हिंदी। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है इसका सही आंसर होगा संस्कृत। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विशिष्ट जानकारी होती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया
जिसका वजन 178 ग्राम का था। यह रुपया चांदी का था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठाओं एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई थी। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठाओं का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। भारत में आधुनिक स्थानीय सुशासन को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। इनके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ऑप्शन ए है वर्ष 1853 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1854 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1855 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1856 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अवध का विलय कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने ऑट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी है सी.आर. दास ने, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी ने, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। अगली क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है महादेव गोविंद रानडे द्वारा 1867 में,
ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1870 में, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडेर के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन बी है इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन सी है सिकंदर शाह, ऑप्शन डी है मलिक अहमद। आप लोग इसका आंसर बताइए। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इब्राहिम शाह सरकी। अटला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? ऑप्शन ए है 1/2 भाग, ऑप्शन बी है 3/4 भाग, ऑप्शन सी है 1/4 भाग, ऑप्शन डी है 1/5 भाग। इसका आप लोग आंसर बताइए। अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/2 भाग। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग था। अलाउद्दीन ने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समता का वचन देता है? ऑप्शन ए है अव्यक्ति और विश्वास, ऑप्शन बी है विचार और व्यक्ति, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा और अवसर, ऑप्शन डी अवसर और अव्यक्ति। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिष्ठा और अवसर की। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करता है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी है नरसिंहम समिति, ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 15(1) को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। उसके बाद 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना को जोड़ दिया गया था। अगली क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
राष्ट्रपति के पास अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) तथा 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इनके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में वर्णित है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए है गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति। ऑप्शन बी है वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ऑप्शन सी है गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष। ऑप्शन डी है वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हो। आर्टिकल 243 ख के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम विशेष में पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज है, वे सभी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ऑप्शन ए है 97वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी है 93वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी है 91वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 98वां संविधान संशोधन। बताइए इसका आप लोग आंसर क्या होगा। संविधान में कौन सा ऐसा संशोधन है जो केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग। ऑप्शन सी है वित्त आयोग। ऑप्शन डी है नीति आयोग। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय में कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 239। ऑप्शन बी है आर्टिकल 214। ऑप्शन सी है आर्टिकल 241। ऑप्शन डी है आर्टिकल 231। लोग इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 241। अनुच्छेद 231 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 239 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है और आर्टिकल 241 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए है संसद के सभी सदस्यों द्वारा।
ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। ऑप्शन है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी है राज्यों में परस्पर विवाद, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों की मूल अधिकारों की रक्षा का अन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण चतुर्भुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है। ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है लाओस, ऑप्शन डी है कंबोडिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंबोडिया। स्वर्ण त्रिभुज एक विशेष क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है। यह थाईलैंड, म्यांमार, लाओस देशों का समूह है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 18 दिसंबर, ऑप्शन सी है 24 दिसंबर, ऑप्शन डी है 24 जनवरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। लोसूंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया एवं लेप्चा जनजातियों द्वारा यह त्योहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है फुटबॉल। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है गोवा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। सूरजताल, रेणुका, नाको झील सभी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, ऑप्शन बी है किसी स्थान का अजीवीय घटक, ऑप्शन सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, ऑप्शन डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इकोसिस्टम का सही डिफिनीशन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत में होना चाहिए। ऑप्शन ए है 21.50%, ऑप्शन बी है 13.33%, ऑप्शन सी है 31.33%, ऑप्शन डी है 33%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 33.33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखे जा सके।
पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक साइड जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, दूसरे साइड इसका स्थापना वर्ष दिया है। ऑप्शन ए है सिमलीपाल 1994, ऑप्शन बी है कंचनजंगा 2002, ऑप्शन सी है नोकरेक 1988, ऑप्शन डी है पन्ना 2011। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा 2002 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 2000 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन बी है पटना हाईकोर्ट, ऑप्शन सी है गुजरात हाईकोर्ट, ऑप्शन डी है दिल्ली हाईकोर्ट। आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट भारत का पहला हाईकोर्ट बना है जो अपने निर्णय को वहां के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेगा। हाईकोर्ट की कार्रवाई को लाइव प्रशासन करने वाला पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट है। अगली क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया? ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य ऐप को जारी किया है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में संगम नौसेनाओं अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। 7वां संगम युद्ध अभ्यास भारत तथा अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ। यह एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। अगली क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? ऑप्शन ए है किरीबाती, ऑप्शन बी है टोंगा, ऑप्शन सी है क्रोएशिया, ऑप्शन डी है जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टोंगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें शामिल होने वाले 187वां देश जो है वो टोंगा है। इनकी राजधानी नुकुअलोपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है एस जयशंकर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एस जयशंकर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में किया गया। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन ए है ऑपरेशन रक्षा, ऑप्शन बी है ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी है ऑपरेशन मदद, ऑप्शन डी है ऑपरेशन गंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 में तुर्की तथा सीरिया में आए भूकंप में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। भारत सरकार ने बचाव एवं सहायता हेतु NDRF की टीम तुर्की तथा सीरिया भेजा एवं इसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है नॉर्वे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है जबकि चौथे स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शन है
6 से 6.5%, ऑप्शन बी है 6 से 6.8%, ऑप्शन सी है 7 से 7.5%, ऑप्शन डी है 8 से 8.2%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 से 6.8%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट 2023-24 में पेश किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहला। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन में लगभग 25% का योगदान करता है। अगली क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है वुशु, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है जूडो, ऑप्शन डी है एथलेटिक्स। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुश्ती। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुश्री अंशु का संबंध कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किस एल्बम ऑफ द ईयर को चुना गया? ऑप्शन है जस्ट लाइक दैट, ऑप्शन बी है हैरी, ऑप्शन सी है अबाउट डेमन टाइम, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैरी आउस। हाल ही में 65वां ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हैरी ऑस को दिया गया, जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जस्ट लाइक दैट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विक्टी सिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सलमान रसूदी, ऑप्शन बी है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी है शशि थरूर, ऑप्शन डी है जावेद अख्तर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सलमान रसूदी। विक्टी सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रसूदी हैं। यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? ऑप्शन ए है एंड कैंसर लिव लाइफ, ऑप्शन बी है क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन सी है बिलीव नाउ, ऑप्शन डी है इरिटेटेड द रूट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 में यह दिवस क्लोज द केयर गैप विषय के साथ मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है गोवा में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया। यह वी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा है। यह लगभग 70 फुट ऊंची है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। निजी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड राज दिया है, दूसरे साइड राज्यपाल दिया है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश केरी पटनायक, ऑप्शन बी है मेघालय फागू चौहान, ऑप्शन सी है झारखंड पीसी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र गणेश लाल। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसमें पूछ रहा है कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। महाराष्ट्र गणेश लाल जो है वो गलत है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं।
बाद बाकी जो और तीनों ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निर्धन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है राजनीति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खेल। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, इनका संबंध खेल से था। 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है संगीता वर्मा, ऑप्शन बी है नितिन सेन, ऑप्शन सी है राहुल जौहरी, ऑप्शन डी है पूजा सिंघाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संगीता वर्मा। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसमें कुल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भोपाल। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसका लगभग 15 से अधिक देश शामिल होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 250, ऑप्शन डी है 275। बताइए कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन बी जो है वो सही है, 200वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के आयोजन का शुभारंभ किया है। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र नेम्बोंग, ऑप्शन सी है विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बताइए नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बोंग को हराया। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में यांगोसांग उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। याओसांग उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ऑप्शन बी है पंडित नारायण ठाकरे, ऑप्शन सी है उषा उथुप, ऑप्शन डी है सोनाली रावत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1996 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? ऑप्शन ए है रजनी देसाई, ऑप्शन बी है सुरेखा यादव, ऑप्शन सी है अवनी राज, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव बनी है। इन्होंने शोलापुर से मुंबई तक ट्रेन चलाई।
सुरेखा यादव ही देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी है। अगली क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई की जाती है। ऑप्शन ए है मार्च जुलाई तक, ऑप्शन बी है अक्टूबर नवंबर तक, ऑप्शन सी है अप्रैल जून तक, ऑप्शन डी है जनवरी मार्च तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर तक रबी फसल की बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है, जबकि सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पाद में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। यह लिग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। यह कपास के बाद दूसरी सर्वाधिक रेशे वाली फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए है लौटते मानसून से, ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन सी है अरब सागर से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉफी पोर्ट के नाम से कौन से जाना जाता है? ऑप्शन ए है साओ पोलो को, ऑप्शन बी है सेंटोस को, ऑप्शन सी है मैनचेस्टर को, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेंटोस को। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। सेंटोस ब्राजील का ही एक कॉफी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी है नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी है कुमायूं हिमालय, ऑप्शन डी है असम हिमालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है तथा यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यह हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल आदि है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ऑप्शन ए है प्रवाल द्वारा निर्मित, ऑप्शन बी है सुनामी द्वारा निर्मित, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रवाल द्वारा निर्मित। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है तथा ये प्रवाल द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है मांडवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिनाब। दूधगंगा चिनाब की सहायक नदी है तथा यह जम्मू कश्मीर में प्रभावित होती है, जबकि किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है तथा रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भार की एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है डाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन। न्यूटन जो है वो भार का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पायरोमीटर, ऑप्शन बी है पेरिस्कोप, ऑप्शन सी है ओडोमीटर, ऑप्शन डी है एनीमोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग में होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, ऑप्शन बी है वह नियत रहेगा, ऑप्शन सी है उसका मान शून्य होगा, ऑप्शन डी है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी।
ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है शून्य होगा, ऑप्शन बी है कम हो जाएगा, ऑप्शन सी है समान रहेगा, ऑप्शन डी है बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कम हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव कम हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करता है। ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी है ऊपर की ओर, ऑप्शन सी है समान दिशा में, ऑप्शन डी है विपरीत दिशा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है आयाम, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी है माध्यम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माध्यम। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति तरंग की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए है दूध का दही में परिवर्तन होना, ऑप्शन बी है शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ऑप्शन सी है रेत का पानी में घुलना, ऑप्शन डी है चीनी का पानी में घुलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि अन्य सभी जो ऑप्शन है वो भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? ऑप्शन है डाल्टन, ऑप्शन बी है गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी है बोर, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन है गैलियम, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है कार्बन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गैलियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? ऑप्शन है 2-1, ऑप्शन बी है 2-6, ऑप्शन सी है 2-8-1, ऑप्शन डी है 2-8 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 6 जो है वो किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी है परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन सी है एवोगाड्रो संख्या, ऑप्शन डी है परमाणु क्रमांक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑप्शन सी है प्रोटॉन में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी है प्रोटॉन में कमी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अवकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह डैश का लवण होता है? ऑप्शन ए है सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन बी है सशक्त एसिड और सशक्त बेस, ऑप्शन सी है कमजोर एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन डी कमजोर एसिड और सशक्त बेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई सशक्त एसिड और कमजोर बेस। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल क्षार होता है, जबकि लवण का पीएच मान 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है।
अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है क्षार जल में OH निगेटिव आयन निर्मित करता है। ऑप्शन बी है क्षार जल में H आयन निर्मित करता है। ऑप्शन सी है क्षार जल में H3O आयन निर्मित करता है। ऑप्शन डी है अम्ल जल में OH आयन निर्मित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षार जल में OH आयन निर्मित करता है। जो पदार्थ जलीय विलयन में H आयन देते हैं वह अम्लीय कहलाते हैं तथा OH आयन देते हैं वह क्षार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नियॉन, ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन व रेडॉन को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन ए है बॉयलर, ऑप्शन बी है खाद, ऑप्शन सी है यंत्र निर्माण, ऑप्शन डी है हवाई जहाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खाद। अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़ा में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण आदि में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है और सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है पौधों की प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन सी है हड्डियां, ऑप्शन डी है जानवरों के खान पान की आदत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त। अगला क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है साइटोलिसिस, ऑप्शन बी है डी प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है प्लाज्मोलिसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस द्रव कुचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचालक ऊतक कौन सा है? ऑप्शन ए है एडिपोज ऊतक, ऑप्शन बी है एडिथेलियल ऊतक, ऑप्शन सी है एरियोलर ऊतक, ऑप्शन डी है वस्कुलर ऊतक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचालन ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं में मिलने वाले ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एकीकरण, ऑप्शन बी है विचरण, ऑप्शन सी है खटीकरण, ऑप्शन डी है विभेदन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विभेदन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है मैग्नीज। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन।
पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? ऑप्शन है स्टैनली, ऑप्शन बी है रॉबर्ट, ऑप्शन सी है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी है जेम्स वाटसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहते हैं। वंशानुगत का नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन ए है एनेलिडा, ऑप्शन बी है मोलस्का, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉर्डेटा, ऑप्शन डी प्लैटीहेल्मिन्थेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनेलिडा। जोंक एनेलिडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होता है, यह बायपरजीवी है तथा इसका शरीर लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोटोंट दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी है तेंदुआ, ऑप्शन डी है घोड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मछली। मछली में होमोटोंट तथा एक्रोडोंट जो समान आकार के होते हैं दांत पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों में दांत थिकोडोंट, हेट्रोडोंट और ज्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है एंटासिड अम्ल, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्यों का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। आमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाएं HCl का स्राव करती है, जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी है खसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तपेदिक। तपेदिक जीवाणु जनित रोग है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है CR राव, ऑप्शन बी है PC महालनोबिस, ऑप्शन सी है BKRV राव, ऑप्शन डी है KN राज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी PC महालनोबिस। 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। डॉक्टर R गाडगिल तथा VKRV राव इस समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थोक कीमत सूचकांक, ऑप्शन बी औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी है कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में महंगाई के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग करती है। अब मैथ का 5 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके दे दिए हैं। आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, बाद में इसको डिस्क्राइब कर देंगे। मैथ का क्वेश्चन है, यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपात x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपात y है, तो
6x रेशियो 13y का मान क्या होगा? 2:3। ऑप्शन बी है 3:4, ऑप्शन सी है 1:2, ऑप्शन डी है 2:1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2:3। अगला क्वेश्चन है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? ऑप्शन ए है 5 मिनट, ऑप्शन बी है 8 मिनट, ऑप्शन सी है 12 मिनट, ऑप्शन डी है 15 मिनट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 मिनट। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 + √3 ए है बराबर 2 - √3 बी बराबर 1 है, तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 √3, ऑप्शन डी है 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। अगला क्वेश्चन है, 3 साझीदारों ए, बी तथा सी ने क्रमशः 40,000 रुपया, 38,000 रुपया तथा 42,000 रुपया लगातार एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभांश में ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 18,400 रुपया, ऑप्शन बी है 17,480 रुपया, ऑप्शन सी है 19,320 रुपया और ऑप्शन डी है 19,480 रुपया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18,400 रुपया। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 1200, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 1800, ऑप्शन डी है 2400। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1800। बिहार एसआई के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।